हेलो। तो जो भी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जो प्रथम खंड में दिया गया है कि पोषण एवं स्वास्थ्य से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जो अगले सत्र में पेपर हुआ था सुपरवाइजर का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, जन्म लिए बालक में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? अब पूरे मानव शरीर की हो गई, अब क्या है? जन्म लिए बालक में, यानी जब हमारा बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। क्लियर। मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है, और मानव की खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने युग्म हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने युग्म हैं? तो कितने युग्म होते हैं? 12। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? जबड़े में। क्लियर। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, फटाफट से करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? कहाँ होती है? जबड़े में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कहाँ होती है? स्टेपिस। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, मनुष्य के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मनुष्य के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है? जांघ की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? मानव के जीवन काल में दांत 2 बार कितने आते हैं? कितने आते हैं? 20 दांत हमारे 2 बार आते हैं। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत के द्वारा। क्लियर। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? देखिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। हो गया। अब पेसमेकर का कार्य क्या है? इसके 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों। तो क्या है पेसमेकर का कार्य? क्या है? दिल की धड़कन शुरू करना। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन शुरू करना। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। ठीक। क्लियर। मानव रुधिर का पीएच मान है? मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? 7.4, यानी 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4। क्लियर। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या काम है? ऑक्सीजन का
परिवहन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका है? आरबीसी का। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका घटक है? आरबीसी का। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मनुष्य के शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता? मनुष्य के शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता? तो किसके कारण? हिपेरिन। किसके कारण? हिपेरिन। चलिए अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं? आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्लीहा। किसे कहते हैं? प्लीहा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 120 दिन। चलिए WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य क्या है ना? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यानी कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB। यानी इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? जैसे ABO और AB। तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होगा? AB। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो कौन सा होता है? O। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या होता है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्र निकलती हैं? तो कितनी निकलती हैं? 31। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्या है हमारा प्रश्न? कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो किसका होता है? पाइरुविक अम्ल। किसका? पाइरुविक अम्ल। चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है ना? रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। ठीक है, क्लियर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न हमारा, टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? आंत को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एलाइजा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? एलाइजा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? तो किसकी जांच के लिए होता है? एड्स। एलाइजा किसकी जांच के लिए होता है? एड्स की। ठीक है, अब BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG प्रतिरक्षण होता है तो क्यों होता है? टीबी के लिए। BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए। BCG का टीका क्यों लगता है? टीबी की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? किसके लिए? तपेदिक को ही हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसकी संक्रमण के कारण होता है? किसके कारण होता है? यकृत की। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से कौन सा रोग, यानी कि डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर को, तो इन तीनों में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। कौन सा रोग? डिप्थीरिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। चलिए अगला प्रश्न, कालाजार का रोग वाहक कौन है? कालाजार का रोग वाहक कौन है? कौन है? सिकटा मक्खी। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चलिए एड्स होता है विषाणु से। एड्स होता है, एड्स किससे होता है? विषाणु से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा होता है। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा होता है किससे? डीएनए विषाणु द्वारा। किससे? डीएनए विषाणु द्वारा। डीएनए विषाणु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है? प्लेटस। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटस की कमी हो जाती है। चलिए तो अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी है? मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फुट लंबी है? तो कितने फुट लंबी है? 32 फुट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। तो देखिए आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। पोषण एवं स्वास्थ्य से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको बताए हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।